तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था कि दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। और उसके आगे पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल। और उसमें भी ये बताया था कि विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या फिर यो गोलीय दर्पण हो। उसी से रिलेटेड है कि अवतल या उत्तल दर्पण का जो है उपयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे समतल दर्पण का उपयोग जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं समतल दर्पण को, तो उसी प्रकार जो ये दर्पण है यानी कि गोलीय दर्पण का जो दो भाग है अवतल और उत्तल, तो उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो उसी को आज समझेंगे और लिखेंगे अच्छी तरीका से। तो लिखेंगे सबसे पहले कि अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए और समझिए बात को। पिछले क्लास में कुछ बताए थे, उसी से आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना सैलून वगैरह में क्या करते हैं, किया जाता है कि जिससे क्या हो कि फेस थोड़ा बड़ा दिखे और सुंदर यानी कि निखर के फेस आए, इसलिए किसका यूज करते हैं अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, सैलून में। और दूसरा, आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे कान नाक या गला दिखाने के लिए, तो क्या होता है वो भी कान नाक और गले देखने में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो कि कान में अगर छोटा चीज है तो क्या करे, उसको बड़ा करके उसका प्रतिबिंब क्या करे, बड़ा करके दिखाए। अभी तो वैसे कैमरा का मतलब यूज होता है, अधिकतर कैमरा का यूज हो रहा है, लेकिन पहले कौन सी का यूज हो रहा था, तो दर्पण का। कौन से दर्पण का, तो अवतल दर्पण का पहले यूज होता था, कैमरा होने से पहले दर्पण का यूज होता था। तो उसी के बारे में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, लिखते हैं ऐसे ही डायरेक्ट, इसका उपयोग योग सैलूनों में, सैलूनों या ब्यूटी पार्लर भी बोल सकते हैं, सैलून ही लिखते हैं सिर्फ, सैलूनों में किया जाता है, सैलूनों में किया जाता है, किया जाता है। दूसरा लिखेंगे इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला देखने में किया जाता है। देखिए आप लोगों ने वाहन जो गाड़ी होता है उसके आगे यानी हेडलाइट, जहाँ पे हेडलाइट बोलते हैं, जहाँ से रोशनी निकलता है, उसमें भी एक दर्पण लगा होता है जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है गाड़ी के हेडलाइट में, तो अवतल दर्पण लिखेंगे। वाहनों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अब लिखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए इसका उपयोग तो पहले साइड मिरर यानी कि वाहन के जो गाड़ी जो होता है उसके साइड में एक छोटा सा जो दर्पण लगा रहता है उसी को बोलते हैं साइड मिरर, और वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण का लगा हुआ। तो लिखेंगे वाहनों के साइड में लगा रहता है इसलिए इसको बोलते हैं साइड मिरर। साइड मिरर जो है इंग्लिश वर्ड है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। और दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल पर। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ट्रैफिक रोड है, क्या है ये, ऐसा रोड है। यहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ एक दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसमें क्या होता है, अगर मानिए कोई वाहन इधर से आ रही है, मान लेते हैं कि क्या है, वाहन इधर से आ रही है, तो इधर से जो टर्निंग लेगा वाहन, तो उसको कैसे पता चलेगा इधर से आ रहा है। वो क्या करता है, ये उत्तल दर्पण लगा हुआ जो रहता है वो क्या करता है, इसका फिगर यहाँ पे बनाता है और ये इसका फिगर को आसानी से देख लेता है, जिससे क्या होता है एक्सीडेंट या खतरा, एक्सीडेंट के खतरे से बचा जाता है। तो पहला उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में और दूसरा ट्रैफिक सिग्नल पर किया जाता है। देखिए
दर्पण के बारे में जो भी था यहीं तक था। और एक चीज दर्पण का ये उपयोग का है। अब आगे पढ़ते हैं कि चिन्ह परिपाटी का नियम है क्या। आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, मैथ में है ये कि इसे बोलते हैं वाई, इसे वाई डैश और एक्स डैश और एक्स, यानी कि ये जो है ये हो जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से जब आगे यानी कि एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं तो ये हो जाता है पॉजिटिव, यानी ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे आएगा तो निगेटिव, या लेफ्ट साइड आए यानी कि एक्स डैश की ओर आता है तो ये भी हो जाता है क्या, निगेटिव। सेम इसी तरह से चिन्ह परिपाटी का नियम, उसमें क्या होगा, कोई भी जैसे दर्पण मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या बोले, सभी दूरी यहां से कहां से मापते हैं, मूल बिंदु ओ से। यहाँ का क्या होता है मूल बिंदु, यानी कि दर्पण में अगर मापेंगे तो सभी दूरी मापेंगे ध्रुव से, ध्रुव यानी कि पी से सभी दूरी को मापते हैं। और जब मान यदि कोई वस्तु इस साइड हो, यानी यहां से मापेंगे, मान लेते हैं यहां कोई वस्तु रखा हुआ है ए बी, तो क्या होगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि ध्रुव से माप रहे हैं किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, यानी कि मूल बिंदु से एक्स डैश एक्सिस की ओर आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए एक्स और एक्स एक्सिस जो है ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की तरह है, यानी कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, तो एक्स और एक्स एक्सिस को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह सकते हैं दर्पण में। और दर्पण में सभी दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव में। और एक चीज, जब प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा जो होती है वह किधर जा रही है, देखिए मूल बिंदु की ओर जा रही है, यानी ये दिशा जो है ये पॉजिटिव दिशा में जा रही है। तो ध्यान रखने योग्य ये बात है, जब प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है तो वह पॉजिटिव वे में आती है, लेकिन वही अगर दर्पण के ध्रुव से कोई भी चीज दिशा को मापेंगे, अगर वह एक्स डैश एक्सिस की ओर आती है तो निगेटिव में होगा। अगर यही उत्तल दर्पण हो, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दर्पण के पीछे होता है, इसमें एक ध्रुव होगा, तो इसमें अगर मापेंगे यानी कि फोकस दूरी हो या फिर वक्रता केंद्र, तो दोनों क्या जा रहा है, राइट साइड यानी कि एक्स एक्सिस की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, ये एफ और सी दोनों लेफ्ट साइड है, यानी कि ध्रुव से जब इसे मापेंगे ये क्या आ रहा है, एक्स डैश एक्सिस की ओर आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव, यानी कि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों निगेटिव होगा। और वस्तु भी क्या होगा, दर्पण के सामने रखेंगे तब तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में जब आते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि फोकस पॉजिटिव हो जाता है, वक्रता केंद्र भी पॉजिटिव, लेकिन वस्तु क्या हो जाएगा इसमें, निगेटिव, क्योंकि वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, उसके बाद हम फिर अच्छे तरीका से और बताते हैं कि इसको लिखाना है अब कि चिन्ह परिपाटी का नियम है क्या, और इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा और किस दर्पण में होगा, ऐसा कि चिन्ह परिपाटी का नियम आखिर यह है क्या। हमने बताया पहले कि ये क्या होता है, मैथ में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसी से देखिए दर्पण में क्या है, सब कुछ को दिखाना मतलब एक ही अथी पे दिखाने के लिए संभव नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को दर्शाने के लिए कि मान लीजिए अगर ये वस्तु यहाँ पे है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वस्तु कहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, नीचे भी बनता है और इस साइड भी बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है, मैंने इस अवतल दर्पण में बताया था। तो उसी को दिखाने के लिए कि अगर यह दर्पण के सामने है तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या दर्पण के पीछे है तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये सब आगे चल के क्या होता है कि जब दर्पण सूत्र साबित करेंगे या F बराबर R/2 साबित करते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम में। आप लोगों ने मैथ में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो एक्स एक्सिस की ओर यानी कि मूल बिंदु से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है, ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव है, मूल बिंदु से नीचे आ रहा है तो निगेटिव है, और मूल बिंदु से एक्स डैश एक्सिस की ओर जा रहा है तो निगेटिव है। सब कुछ बस वही लिखना है। लेकिन चिन्ह परिपाटी का नियम देखिए, यह नियम है क्या, तो लिखते हैं पहले गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण की क्या बात कर रहे हैं, तो गोलीय दर्पण, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। लिखेंगे गोलीय दर्पण में वस्तुओं या उसके प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रतिबिंबों की स्थिति को
दर्शाने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं उसे ही चिन्ह परिपाटी का नियम कहते हैं। एक मिनट, यहाँ कुछ छूट गया लग रहा है। परिपाटी समझिए, गोलीय दर्पण में वस्तु या उसके प्रतिबिंब, यह वस्तु है उसका कहीं न कहीं प्रतिबिंब बनेगा। उसके स्थिति को दर्शाने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी का नियम। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और नोट पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है और उत्तल दर्पण में। पहले तो लिखेंगे कि सभी दूरी, यानी गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापेंगे दर्पण में? तो ध्रुव से। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरी कहां से मापेंगे? ध्रुव से। देखिए, ध्रुव से मापते हैं। अगर ध्रुव के सामने की ओर है, ध्रुव के सामने यानी कि इस साइड है एक्स डैश एक्सिस की ओर, तो वो क्या होगा? निगेटिव में होगा। और एक्स एक्सिस की ओर होता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। तो सभी दूरी कहां से माप रहे हैं? ध्रुव से। लिखेंगे और एक चीज, एक्स एक्स डैश अक्ष यानी कि एक्सिस को मुख्य अक्ष या इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष मानते हैं। एक और चीज लिखते हैं, और एक चीज है, अभी हमने बताया था, प्रकाश की दिशा में आती किरणें को कौन सी बोलेंगे? धनात्मक दिशा में बोला जाता है। लिखेंगे आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरी धनात्मक एवं नीचे की दूरी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है। समझिए एक बार ये नोट पॉइंट को, कि सभी दूरियां कहां से मापेंगे दर्पण में? ध्रुव से मापते हैं, यानी कि पी से मापा जाता है। एक्स और एक्स डैश यानी कि एक्स और एक्स डैश जो अक्ष है उसको क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष माना जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में यानी कि जहां से आ रही है प्रकाश की किरण, दूर से आ रही है, यानी कि इस दिशा में अगर जा रही है, यानी दर्पण की ओर जा रही है, तो सब दूरी क्या होगा? धनात्मक हो, क्योंकि यह एक्स एक्सिस की ओर जा रही है। लेकिन इसके विपरीत दिशा यानी कि उल्टी दिशा में, यहाँ से जो बोलते हैं ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरी कहां से मापते हैं? ध्रुव से। यहाँ से मापेंगे तो क्या होता है? ये उल्टा जा रही है इसके, तो इसलिए सभी दूरी क्या होगा? धनात्मक। अगर यही पूछे आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई सभी दूरी क्या है? धनात्मक है। यही पूछे कि उसके विपरीत यानी कि परावर्तित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो ऋणात्मक होगा। वो भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। आगे है कि प्रधान अक्ष के ऊपर, यह प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश अक्ष को ही क्या बोले थे? प्रधान अक्ष। इसके ऊपर जो भी दूरी होगा सब क्या होगा? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और इसके नीचे जो भी दूरी होगा सब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। तो यही है चिन्ह परिपाटी का नियम। और एक पॉइंट ऐड कर देंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण में क्या होगा कि फोकस कोमा वक्रता, फोकस दूरी लिखते हैं, फोकस दूरी कोमा वक्रता
त्रिज्या यानी कि r, और इसमें क्या होगा, वस्तु को सामने रखेंगे यानी कि वस्तु, और प्रतिबिंब भी शब्द होगा क्या इसमें, निगेटिव ही होगा। लेकिन एक लास्ट जो फिगर हमने पिछले क्लास में बताया था, ध्रुव और फोकस के बीच जो वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब बना था पीछे, तो सिर्फ वो उसी का जो प्रतिबिंब है उसमें हो जाएगा पॉजिटिव, बाद बाकी सब में क्या होगा, इसमें निगेटिव ही होगा। तो लिखेंगे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, और वस्तु तो दोनों में होगा निगेटिव ही, तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। वही जब अवतल में आए तो अवतल में क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं कि उत्तल में क्या हो जाएगा कि फोकस और वक्रता केंद्र यानी कि F एवं R क्या होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल होता है। उसी प्रकार से एक ये सवाल है कि पूछ देगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, या पूछ दे फोकस दूरी ही लिखते हैं, फोकस दूरी एवं वक्रता, फोकस दूरी यानी कि F एवं वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है, या पूछ देगा कि सिद्ध करें F बराबर R/2। त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, ये भी पूछ सकता है, में संबंध स्थापित करें। देखिए समझिए बात को कि गोलीय दर्पण है, हो सकता है कि पूछ दे अवतल दर्पण का स्पेशल या पूछ दे उत्तल दर्पण का स्पेशल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बताएंगे अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डायग्राम बना लेते हैं अवतल दर्पण का। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसका डायग्राम। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, माना कि मैंने क्या, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P और फोकस F, वक्रता केंद्र C है। यहाँ जो लिखते करते जाएंगे, यहाँ लिखेंगे सीध में पहले क्या किए, पहले माने हैं तो माना MN एक अवतल दर्पण में लिखेंगे, उसके बाद जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को लाते हैं, और प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण पे, अवतल हो या उत्तल हो, जब पड़ेगी तो फोकस से होकर क्या होगी, गुजरेगी, फोकस से होके गुजरती है। इसको सीधा कर देते हैं, फोकस से होके गुजरती है। अब देखिए, और यहाँ क्या होगा, एक अभिलंब खींचेंगे जो वक्रता केंद्र से होके जाती है। ये बताया है कि जब भी अभिलंब खींचेंगे तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। अब देखिए एक चीज, मान लेते हैं कि ए भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और सी क्या है, बीसी अभिलंब है। देखिए यहाँ पे जो है आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, और सी क्या है, अभिलंब है। इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण, और बी और सी क्या अभिलंब है, और यह है परावर्तित किरण, तो इसके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी परावर्तन कोण, यानी कि आर, यानी कि रिफ्लेक्टिव रे। देखिए मैथ में समझे होंगे आप लोग एक चीज और, कि जब दो रेखा समांतर हो, जब दो रेखा क्या हो, समांतर हो, इस तरह से आप लोग देखिए, जब दो रेखा समांतर हो, जब उसे तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये ए है तो ये कोण भी क्या होगा, ए होगा। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ए बी और ये जो प्रधान अक्ष है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, तो यहाँ जो आई कोण है ये इसका एकांतर क्या हो जाएगा, ये भी आई, यानी कि कोण आई क्या है, आपस में बराबर। और परावर्तन का दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पे कोण आई, आर और आई ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, त्रिभुज में ये क्या है बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ये क्या बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज, यानी कि यहाँ बी है, सी है और एफ है ना, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, आर
यहाँ पे आई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब दो कोण त्रिभुज के नियम में 9th में ये है मैथ में चैप्टर में, जब दो कोण आपस में बराबर हो, जब दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा, जैसे सी के सामने की भुजा है बी एफ, क्या है बी एफ, और उसके सामने यानी कि आर के सामने की भुजा क्या है सी एफ, आर के सामने की भुजा क्या है सी एफ, तो ये दोनों भी आपस में क्या होता है बराबर। त्रिभुज के नियम में कि जब दो कोण आपस में बराबर हो, जब दो कोण क्या हो आपस में बराबर, तो सामने का भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा सॉरी एक मिनट, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब फिगर तो ये समझ लिया हमने, अब क्या देखेंगे यहाँ पे उसका डायग्राम और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं पहले, माना देखिए ये सिद्ध करने वाला जो इसमें क्या है कि थोड़ा इंपॉर्टेंस रख जाता है कि लैंग्वेज किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसलिए थोड़ा लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करेंगे। कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P फोकस F एवं वक्रता केंद्र क्या है C है, जिसमें क्या हो रहा है प्रधान अक्ष के समांतर ए बी एक आपतित किरण है, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से टकरा के लौटना कोई क्या बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन के बाद कौन चीज निकलती है फोकस से होकर गुजरती है, फोकस यानी कि एफ से होकर गुजरती है। चलिए समझते हैं। और क्या यहाँ पे सी बी क्या है अभिलंब लिख देते हैं अभी, और सी बी अभिलंब है, सी बी क्या है अभिलंब है, यानी कि जो भी किए हैं सबको लिख दिया। यहाँ पे रचना में भी लिख सकते हैं, रचना देके इस प्रकार से इतना चीज लिखना। अब बताए थे आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर है, वो चीज लिखते हैं। देखिए त्रिभुज लेते हैं, कौन सा यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है सी बी और एफ, तो यहाँ लेंगे त्रिभुज लिख देते हैं। अब त्रिभुज सी बी एफ में आई आर के बराबर होगा, आर आई के बराबर है, तो लिखेंगे कोण आर बराबर कोण आई। कौन से नियम हुआ तो परावर्तन के नियम से, यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से, और यही चीज लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी, अब यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, या इसलिए इसको ब्रैकेट में एक चीज और लिखेंगे कि जब दो कोण, जब क्या हो जब दो कोण आपस में बराबर हो तो सामने की भुजा बराबर होती है। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर भी क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। तो अब क्या है देखिए बी एफ या सी एफ कुछ भी लिखते हैं, लिख देते हैं बी एफ बराबर क्या हो जाएगा सी एफ, कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी बराबर हो जाएगा पी, बी किसके बराबर होगा पी के, तो बी बराबर क्या हो जाएगा पी। अब समझते हैं, देखिए जब यह क्या हो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो यानी कि बी बराबर पी हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, जैसे सर्कल पढ़ते थे अपन लोग, सर्कल में केंद्र से अगर कहीं भी दूरी खींचते हैं तो वो क्या होता है आपस में
सेम होता है, जिसको क्या बोले थे, त्रिज्या। क्या बोलते थे, त्रिज्या। कहीं भी दूरी खींच देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर केंद्र से कोई भी खींचेंगे रेखा, तो वह उसका त्रिज्या क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। उसी प्रकार ये अगर मान लेते हैं दर्पण का द्वारक छोटा है, ये अगर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसका ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। या इसको सर्कल अगर यहाँ से बनाते हैं इस तरह से, अगर ये इसका केंद्र हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी सेम होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम होगा। अगर इधर खींचे तो ये भी दूरी क्या होगा, सेम ही होगा। उसी प्रकार लिखेंगे, अतः यानी कि बी एफ इसके बराबर हो जाएगा एफ पी या पी एफ के, तो लिखेंगे पी एफ। चलिए अब समझिए, पी से लेके एफ तक की दूरी क्या बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे जब लिखा रहे थे पॉइंट, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। और पी से लेके सी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से लिखे थे। चलिए अच्छा एक मिनट और, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तथा 2 से। देखिए राइट साइड में दोनों बी एफ क्या है, समान है, तो ये लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लिखेंगे सी एफ बराबर पी एफ। समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके हमने क्या साबित, बराबर क्या है, सी एफ और पी एफ आपस में क्या है, बराबर है। मतलब पी एफ की दूरी और ये दूरी, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ये हमने यहाँ पे दिखाया समीकरण 1 और 2 का यूज करके। अब क्या है कि P से C तक, P से लिखते हैं अब यहाँ पे, अब देखिए P से C तक जोड़ने के लिए हमको, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ने के लिए पहले ये दूरी और ये दूरी जोड़ते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पी एफ प्लस सी एफ, या सी एफ ही लिखते हैं, पी एफ प्लस सी एफ, यानी कि ये दूरी और ये दूरी को ऐड करेंगे तो ये पूरा दूरी निकल जाएगा। इसको पहले समीकरण 3 मान लेते हैं जो आगे यूज होगा। तो अब क्या करते हैं, पीसी क्या है, ये पीसी, पी से सी तक की दूरी को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं आर। और पी एफ और सी एफ क्या है, यहाँ पे आपस में समीकरण 3 में बराबर दिख रहा है, तो लिख सकते हैं सी एफ की जगह भी पी एफ। देखिए सी से एफ तक की दूरी को हम नहीं जानते हैं कि इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि पी से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, यानी कि फोकस दूरी से लिखते हैं, लेकिन ये दूरी नहीं जानते हैं। लेकिन हम यहाँ समीकरण 3 में ये निकाले हैं, ये दूरी और ये दूरी, यानी कि सी से एफ तक और पी से एफ तक की दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए हम सी एफ को लिख देंगे पी एफ ही। पी एफ तो एक पहले से दिया हुआ ही है, एक और लिख देते हैं पी एफ, कौन चीज से, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। चलिए अभी साइड समझते हैं। देखिए यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया, पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ को क्या लिखते हैं, एफ, क्या लिखते हैं एफ, तो आर बराबर हो जाएगा एफ प्लस एफ, और आर बराबर हो जाएगा एक एफ कितना हो जाएगा 2f। यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करेंगे कि एफ को 2 को इस साइड ले आते हैं, यहाँ क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, एफ बराबर हो जाएगा r/2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, हो जाएगा प्रूफ। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं बढ़िया से क्लियरिटी करके। देखिए जो भी हम किए हैं पहले, जैसे mn एक अवतल दर्पण माने हैं, तो यहाँ पे लिखा माना mn एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर ए भी एक आपतित किरण है। ये क्या है, इसके समांतर है, इसके क्या है, समांतर है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस। देखिए पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है और प्रधान अक्ष की जिस सतह पे टकराएगी, यही क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाता है, फोकस से हो जाता था। सी भी क्या है, अभिलंब, सी भी क्या है, अभिलंब है। यहाँ पे आपतन कोण बन रहा है, नीचे इसका परावर्तन कोण बन, यानी कोण आई कोण आपस में क्या होगा, बराबर। और एकांतर कोण से ये कोण आई और यानी कि कोण बी और कोण सी भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे लिखे कोण आर बराबर कोण आई परावर्तन के नियम से, और कोण बी त्रिभुज भी यहाँ पे लिख दिए, त्रिभुज ध्यान से लिखिएगा इसको। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन जब दो कोण आपस में बराबर हो तो सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। इसलिए क्या किए हैं, ये जो बी एफ है और ये सी एफ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब क्या लिखे हैं कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा होगा तो बी किसके बराबर हो जाएगा, पी के, यानी कि नजदीक आ जाएगा। तो क्या बताएं, बी एफ यानी कि ये जो है इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो वही लिखे हैं बी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 माने थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 में क्या है कि राइट, यहाँ लेफ्ट साइड वाला क्या दिख रहा है, आपस में बराबर दिख रहा है। देखिए दोनों साइड है ना, बी एफ यहाँ भी है, बी एफ, तो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो सी एफ
यहाँ है पी एफ, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण 3 जो आगे यूज होगा हमको। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हमको लाना के साबित क्या करना था, आर एफ बराबर आर बाई टू, आर लाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों छोटे पार्ट को, दोनों छोटे छोटे पार्ट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए पहले छोटे पार्ट यानी कि पी से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं, जानते हैं, लेकिन एफ से सी तक की दूरी को क्या कहते हैं ये हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले पूरा लेते हैं, यानी कि पी से सी यहाँ हो गया, और देखिए छोटा छोटा पार्ट दो है, तो पी एफ और सी एफ। यहाँ पे समीकरण 3 में क्या था, पी एफ सी एफ के बराबर है, इसलिए पी एफ का पी एफ भी लिखे, सी एफ को पी एफ के बराबर कर दिए। कहां से, तो समीकरण 3 से। अब देखिए पीसी को बोलते हैं आर, पीसी को क्या बोलते हैं आर, और पी एफ को बोले थे एफ, यानी कि फोकस दूरी। तो एक एक दो को लिख दिए, ये दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, टू एफ, और एफ बराबर, और एफ बराबर, ये दो इधर गुना में था, इधर आ गया तो भागा में, एफ बराबर आर बाई टू, ये साबित हो गया। ये कौन से दर्पण में है, तो अवतल दर्पण में। अब अगले क्लास में बताएंगे कि उत्तल दर्पण में भी एफ बराबर आर बाई टू साबित करने के लिए। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, या एफ बराबर आर बाई टू किस तरह साबित करते हैं, जो कि अवतल दर्पण में है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।